Okay, thank you. Good evening. Today we will be taking some general topic called space mission. It is also part of 10th syllabus. So we have today additional audience or students who are from the 10th standard of Maharashtra State Board. We'll start immediately without wasting much time. See, as you can see here on your screen, we have PDF of the 10th chapter of the 10th syllabus called space mission. Okay, what all things we will be studying in this particular chapter will be space missions briefing, classifications of the artificial satellites, satellite launch vehicles brief details, then orbits of artificial satellites, space missions away from Earth, escape velocity, critical velocity, and so many other things. So my methodology of teaching is students need to go through what I'll be taking. तो आप आपके सामने जो स्क्रीन में है उसे एक हल्की नजर घुमाएंगे इन नेक्स्ट 15 to 20 सेकेंड. चलो मानते हैं कि आपने ओबीडियंटली मैंने बताया हुआ काम किया होगा. तो कैन यू रिकॉर्ड, मैं स्टेट गवर्नमेंट की किताबें नॉर्मली पढ़ता रहता हूँ. उसमें ये देखा है कि इवन 5th, 6th, 7th, 8th, 9th एंड 10th ये चारों महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड की किताबों में कहीं ना कहीं एक टॉपिक, एक चैप्टर एस्ट्रोनॉमी के ऊपर है. सो ये जो आपका पिछला सिलेबस है 10th वालों के लिए और रिवीजन जो एस्ट्रोनॉमी क्लास के बच्चे हैं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द स्पेस एंड स्काई. स्काई ऑब्वियसली व्हाट एवर वी सी ऑन जेनिथ, जेनिथ मतलब हमारे सर के ऊपर जो नीली छतरी दिखती है या जो ब्लू कलर का एनवलप है, वो बेसिकली वी कॉल इट स्काई. व्हाट इज स्पेस? स्पेस इज नथिंग बट अ वॉइड और एम्प्टी स्पेस बिटवीन एनी टू सेलेस्टियल बॉडी. तो जैसे कि हम बोलेंगे पृथ्वी और चंद्रमा के बीच में, चंद्रमा और सूरज के बीच में जो भी खाली जगह है वो बेसिकली स्पेस. What are the different objects in the solar system? You all know. It starts from the sun itself and reaches up to the place or location called Oort's cloud, जहां से कॉमेट्स वगैरह हमको मिलने या सन को चक्कर लगाने आते हैं. इन बिटवीन क्या क्या है? प्लैनेट्स है, देन मीटियोरॉइड्स है, देन बहुत सारे डेब्रीज है, कॉमेट्स है और उनके नेचुरल सैटेलाइट्स हैं. इतनी सारी चीजें, अभी आर्टिफिशियल सैटेलाइट भी है. सो जब बात निकली है आर्टिफिशियल सैटेलाइट की तो यहाँ पे उन्होंने पूछ भी लिया व्हाट इज मीन बाय सैटेलाइट. सैटेलाइट वो चीज है जो किसी मासिव बॉडी की परिक्रमा यानी चक्कर मारती रहती है, कीप ऑर्बिटिंग अराउंड दैट. इट इज टोटली ग्रेविटेशन बेस्ड फेनोमेना. और नेचुरल तरीके से जब नेचुरल बॉडीज एक दूसरे को इस तरीके से घुमाते हैं तो हम उसको नेचुरल सैटेलाइट बोलते हैं. जैसे अर्थ का एक नेचुरल सैटेलाइट है चंद्रमा, मून, वैसे ही मंगल के डिमियोस एंड फोबोस करके दो नेचुरल सैटेलाइट्स है. जुपिटर सैटर्न के तो 50-60 नेचुरल सैटेलाइट्स है. और इंसान ने इस पूरे मतलब सोलर सिस्टम को स्टडी करने के लिए वगैरह जो अपने तरीके से उपकरण भेजे हैं, वी कॉल देम आर्टिफिशियल सैटेलाइट बिकॉज दे आल्सो वर्क ऑन द सिमिलर प्रिंसिपल एंड फॉलो द सिमिलर रिलेटेड टू दिस पर्टिकुलर साइंस. हाउ मेनी नेचुरल सैटेलाइट डज अर्थ हैव? अर्थ को एक है, हमने उसकी बात की, जो 3.84 लाख किलोमीटर के एवरेज दूरी पे है. सो नाउ लेट्स रीड. Man has always been curious about unknown places and he has always been eager to expand the horizons of his knowledge by exploring the unknown world. He must have had deep curiosity about the space and many twinkling stars in the dark sky. He must have had dreams to fly to the space and must have been working for that. ये must have been वगैरह जैसे तरीके के सेंटेंस का इस्तेमाल इसलिए किया जा रहा है क्योंकि आपके साथ जिसने ये चैप्टर लिखा वो भी आपके स्टेज से सोच रहा है, ऐसा दिखाने की कोशिश हो. जबकि यहाँ लिखी हुई हर बात 100% सही है. क्योंकि मैं नॉर्मली मेरे एस्ट्रोनॉमी रिलेटेड जो जनरल लेक्चर होते हैं उसमें बोलता हूँ कि जब पुराने जमाने में, आज से 5, 10, 20 हजार या लाख साल पहले, जब किसी जंगल में पेड़ के नीचे अजगर यानी पाइथन रेस्ट कर रहा होगा या कोई
वाइल्ड एनिमल रेस्ट कर रहा होगा, उसके ऊपर पेड़ पे बैठ के बंदर जैसा दिखने वाला इंसान रेस्ट कर रहा होगा। दोनों आसमान की तरफ रात में देख रहे होंगे और शायद एक जीव सोच रहा था, सोचते सोचते उसके मस्तिष्क का विकास हुआ और वो आज यहाँ पे पहुंचा है इवोल्यूशन के टॉप मोस्ट लेवल पे। और वाइल्ड एनिमल्स अभी भी कहीं उनकी पुरानी अवस्था के आसपास ही है। सो इट इज मस्ट कि इंसान कहीं डीप क्यूरियोसिटी के साथ स्पेस और ट्विंकलिंग स्टार्स के बारे में सोच रहा। उसने ये भी सोचा होगा कि कभी वह वहां जाएंगे। ये थोड़ा पुराने जमाने के लिए सही नहीं लगता, बट प्रेजेंट स्टेज में जब इंसान ने पंछी की तरह उड़ने के लिए 20th सेंचुरी की शुरुआत में राइट ब्रदर से किया हुआ आविष्कार की बात करे, तो तभी उनको जरूर लगा होगा कि जब थोड़ा उड़ ही पाते हैं तो क्यों ना ज्यादा उड़ के चंद्रमा पे एक दिन सेटल हुआ जाए। एंड नाउ वी आर इन दैट डायरेक्शन, यू ऑल नो। लेट्स गो फर्दर। स्पेस मिशन। Substantial development in technology, especially space technology, in the latter half of the 20th century resulted in a development of spacecraft, making space voyage possible. Since then, more than 1,000 artificial satellites have been placed into the orbits around Earth. Additionally, space missions have been undertaken for close observation of various objects in solar system. We will learn about this in this chapter. अभी ये सब जो मैंने पढ़ा इसमें कोई एक्सप्लेन करने वाली चीज नहीं है, फिर भी एनी टाइम यू फेस एनी डाउट्स, चैट बॉक्स इनेबल्ड है, आप अपने डाउट्स लिख सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं। We can classify the space mission into two categories. One type of missions, the objective is to put artificial satellites in orbits around the Earth for research and various other useful applications. The objective of the second type of mission is to send a spacecraft to the outer space for close observation and understandings of the objects in solar system or even outside the solar system. एक है जो हमारे पृथ्वी यानी अर्थ के अराउंड चक्कर लगा सके, सो दैट हमको अर्थ का जो सेलेस्टियल ऑब्जर्वेशन या एक स्पेसिफिक एंड यूज दिमाग में रखते हुए उस अप्लायंस का, इक्विपमेंट का कुछ काम होता है जो हम आगे पढ़ेंगे। दूसरा है वही क्यूरियोसिटी बेस्ड, कि भाई अपने अर्थ के इर्द गिर्द के आगे सन की तरफ या सन से दूर प्लूटो की तरफ या अपनी सोलर सिस्टम जो वुड्स क्लाउड तक है उससे भी दूर कुछ है क्या, एलियंस है क्या, हर स्टार को प्लैनेट है क्या, वो हैबिटेबल है क्या, इस तरीके की चीजों के लिए मेनली स्पेस मिशन ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। तो कोई पूछेगा कि इतने गरीब देश को स्पेस मिशन में सहभागी क्यों होना चाहिए, तो ऑलरेडी टू इंपॉर्टेंट रीजंस आर एक्सप्लेन टू यू। एग्जाम में यही चीज शॉर्ट में पूछी जाए तो ये जवाब देना है, लॉन्ग में पूछी जाए तो अपने तरीके से आपको थोड़ा उसको फैला के लिखना। ऑब्जेक्टिव, इस चैप्टर पे हम ऑब्जेक्टिव टेस्ट लेंगे, वो चैप्टर खत्म होने के बाद, खत्म होने के लिए शायद 2 सेशन लगेंगे। डू यू नो, क्या द फर्स्ट पर्सन टू गो इनटू द स्पेस इन स्पेसक्राफ्ट वाज यूरी गैगरिन ऑफ देन यूएसएसआर। अभी देन क्यों, क्योंकि उसके बाद विभाजन होने के बाद कुछ और बनाई। ही ऑर्बिटेड द अर्थ इन 1961। स्पेस की ये जो होड़ है, जो कंपटीशन है, वो 1950 के दशक से ही चल रही। The first person to step on moon is 1969 of Neil Armstrong from USA। तो एक ने भाई पृथ्वी का चक्कर लगाया, तो उसके टक्कर वाले दूसरे देश ने इंसान को मून के ऊपर भेजा। राकेश शर्मा जो इंडिया से है, ऑर्बिटेड अर्थ इन 1984 इन रशियन स्पेसक्राफ्ट। कल्पना चावला जी, सुनीता विलियम्स ऑफ इंडियन ओरिजिन also participated in space exploration through the missions organized by NASA, that is National Aeronautics and Space Administration of USA। बहुत जरूरी है कि महिलाएं पढ़ रही है तो कोई ज्यादा पढ़ के अच्छे से फॉरेन में जाके स्पेस मिशन पे भी जा पाया और देश का नाम रोशन कर पाया। तो यह भूलना नहीं चाहिए कि जो हम गलत चीजों में अटके हुए रहते हैं कि ये सही नहीं है, वो सही नहीं, तो जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी और वैज्ञानिक सोच बोलती है उसके हिसाब से चले तो पूरे मानवता का विकास और विस्तार और खुद को बचाने की प्रक्रिया में मदद ही मिलेगी। सो डू यू नो के बाद कैन यू रिकॉल अगेन विच टाइप्स ऑफ टेलीस्कोप्स आर ऑर्बिटिंग अराउंड द अर्थ।
why it is necessary to put them in space. तो टेलीस्कोप की बात है। आपने अगर मेरा पहला लेक्चर सुना होगा तो उसमें हम गैलीलियो के टेलीस्कोप की बात करते, फिर मेरे वाले टेलीस्कोप से 8-10 लाख लोगों को क्या दिखाया बोलते। और ये पृथ्वी से किया हुआ एजुटेनमेंट, मतलब एजुकेशन एंड एंटरटेनमेंट वाला। बट जहां तक स्पेस में डाले हुए टेलीस्कोप है तो उनके अपने अपने यूजेस। तो सारी चीजें हम ऑप्टिकल बैंडविड्थ में, मतलब प्रकाश लहरी जो होती है, रेडिएशन होता है, विजिबल स्पेक्ट्रम ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, उससे नहीं देखा जा सकता। उसके लिए शायद कभी आपको एक्सरे, कभी आपको कुछ और, कभी आपको माइक्रोवेव्स, कभी आपको कुछ और, ये सारी चीजों का इस्तेमाल करना है। तो लेटेस्ट हैपनिंग है कि हम जेम्स वेब टेलीस्कोप की बात करते हैं, जो हजारों करोड़ रुपया डाल के 20-25 साल की जद्दोजहद के बाद बना। और वो अभी शायद हबल स्पेस टेलीस्कोप, जो एक बेहतरीन नायाब नमूना है इंसानी मेहनत का और टेक्नोलॉजी के आविष्कार का 1990 का, उसको रिप्लेस करेगा। तो यहाँ पे हम बात करें कि टेलीस्कोप कितने टाइप के होते हैं, थोड़ा सा मैंने विस्तार में बताया। वेयर डज द सिग्नल इन योर सेल फोन कम फ्रॉम? Where from does it come to the mobile tower? Where does the signal to your TV set comes? You have seen many photographs showing position of monsoon clouds over the country in the newspaper. How are these images? सबका जवाब एक ही है, आर्टिफिशियल सैटेलाइट और उसकी मॉनिटरिंग टेक्नोलॉजी और उसकी सिग्नल ट्रांसमिशन टेक्नोलॉजी टू द अर्थ बेस्ड टावर्स और रिमोट सेंटर। तो ये सारे जवाब जो हमने दिए उसको विस्तार से आगे पढ़ेंगे। यहाँ पहला जवाब, नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ स्पेस मिशन। क्या लिखा है? The world has become a global village due to the space mission. यहाँ विलेज टर्मिनोलॉजी इस कॉन्टेक्स्ट में है कि गांव में एक दूसरे को हम अच्छे से जानते हैं, क्योंकि कभी भी किसी को कभी भी उठ के कांटेक्ट कर सकते हैं। अभी यहाँ बैठ के मैं सडनली चाहता हूँ कि साउथ अफ्रीका में या ऑस्ट्रेलिया में या यूएसए में किसी से कांटेक्ट करूं, तो ये शायद 100 साल पहले, 50 साल पहले इतना आसान नहीं था। बट आज की डेट पे अगर हम बात करें तो इट इज वेरी इजीली पॉसिबल because of the communication technology mastered with the help of these types of space mission. तो स्पेस मिशन का पहला उद्देश्य होता है आर्टिफिशियल सैटेलाइट को लॉन्च करना, और उसका हमने एंड यूज देखा है। अभी यहाँ पे किसी ने सवाल पूछा है तो हम उसको पढ़ें। कुछ पहले सवाल तो नहीं है अटेंडेंस से, बाद में कुछ सवाल है तो उसको पढ़ लेता हूँ। सर, व्हाट इज डेब्रिज? डेब्रिज मतलब जो अर्थ के आसपास या अर्थ के बाहर स्पेस में जो भी कचरा है, मैनमेड या फिर जो नेचुरली है, बिकॉज ऑफ द कॉमेट्स आते हैं उनके डेब्रिज, मतलब जो उनका जो हिस्से छूट जाते हैं, टूटे हुए पत्थर, रॉक्स, इनका सब जो कंपोजिशनल कचरा है उसको इंग्लिश में डेब्रिज बोला जाता है। स्पेस डेब्रिज स्पेशली बोला जाता है। हम जब कोई बिल्डिंग तोड़ के रास्ते के बगल में जो कचरा उसका सब तोड़ा हुआ रखते हैं, उसको आप बोल सकते हो रियल एस्टेट कंस्ट्रक्शन का डेब्रिज। तो वैसे स्पेस में जो कचरा मिलता है वो स्पेस डेब्रिज। ओके, एसएसआर का लॉन्ग फॉर्म भी मैं ही बताऊंगा, तो सोहम तुम क्या करते हो? ओके, छोटी छोटी चीज भी यहाँ पे जैसे स्पून फीडिंग होगा, तो घर पे बैठ के क्या सिर्फ खाना खाने का काम करते हो क्या तुम लोग? सो व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ हबल्स टेलीस्कोप? हबल स्पेस टेलीस्कोप के बारे में तुमको क्या मालूम है वो उधर लिखो, फिर मैं तुम्हारे सारे सवालों का जवाब देता। सिर्फ सवाल पूछने से खुद को यहाँ दिखाना है तो वो नहीं चलेगा। तुमको कुछ आता है तो तुम्हारे सवालों का वेटेज है। नहीं तो मेरे जिंदगी में मैं ऐसे इतने दोस्तों को, जो मेरे बैचमेट्स थे, कभी आगे थे पीछे थे, सिर्फ सवाल पूछते हैं, ना सवाल याद रखते हैं ना जवाब याद रखते हैं। ऐसे लोगों से मुझे सख्त नफरत। ओके, तो सवाल पूछने वाले को जो सवाल मैंने पूछा कि व्हाट यू नो अबाउट हबल स्पेस टेलीस्कोप, उसका जवाब लिखो। पर अभी क्लास में ध्यान दो। सो वी वर टॉकिंग अबाउट नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ स्पेस मिशंस। वर्ल्ड, दुनिया एक ग्लोबल विलेज हो चुका है ड्यू टू स्पेस मिशंस, क्योंकि कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में ये जो स्पेस मिशंस है वो मदद करती है। Today we can contact person in any part of world within a second. We can gather information about worldwide events sitting at home due to the television, internet. You all know the importance of internet. Due to the internet, every information is available at your fingertips. ये मालूम होते हुए भी बच्चे इस्तेमाल नहीं करते। मोबाइल पे बैठ के नहीं चाहिए, थर्ड ग्रेड वीडियो देखेंगे, मैसेज देखेंगे,
ये नहीं देखेंगे कि यूएसएसआर का लॉन्ग फॉर्म क्या है या हबल स्पेस टेलीस्कोप का एक्चुअल फंक्शन। इट हैज बिकम पॉसिबल टू गेट एडवांस अलर्ट अबाउट द नेचुरल कैलेमिटीज, सुनामी की बात करें या उस तरीके से, या आजकल बारिश के मौसम में जो हमको तकलीफ देने वाले सबसे इम्पोर्टेंट चीज जैसे साइक्लोन स्टॉर्म्स जो आते हैं, काफी सटीक जानकारी, विंड स्पीड का एग्जैक्ट वैल्यू वगैरह मिलता है, तो हम उस तरीके से प्रिकॉशनरी मेजर्स पहले से ले सकते हैं। ये सिर्फ एक डिकेड पहले नहीं हो पाता था इंडिया जैसी कंट्रीज में, क्योंकि अपने स्पेसिफिक कैटरिंग सैटेलाइट नहीं थे। आज हमारे पास ये है, तो आईएमडी बहुत ही सटीक तरीके से हमें इस वेदर अलर्ट दे सकती है। ओके, आईएमडी क्या है अभी पूछ लेंगे। ओके, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट मतलब भारत का हवामान खाता। नाउ कम्युनिकेशन बाय सैटेलाइट का एक चित्र दिखाया, उसको आपको समझना होगा। टॉवर्स दिखा है, एक सैटेलाइट दिखा है, वो इतना करीब नहीं होता है बट अज्यूम करिए कि वो स्पेस में है, और एक इमेजिनरी मतलब एक पिक्टोरियल व्यू आपको दिखा है। तो एक सेंटर है, टॉवर है, आपका मोबाइल है, और आप क्लास अटेंड कर रहे हो, बट सिग्नल टॉवर से आ रहा है और टॉवर के पास आ रहा है सैटेलाइट से, और सैटेलाइट को भेजने का काम कर रहा है टॉवर, और टॉवर को भेजने का काम कर रहा हूँ मेरा मोबाइल। मतलब मेरे मोबाइल से टॉवर पे, टॉवर से सैटेलाइट पे, सैटेलाइट से टॉवर पे, टॉवर के पास से आपके मोबाइल। तो चलो पूरा क्लास ही आपको समझ में आ गया क्योंकि आप उसे इस्तेमाल कर। लेट्स गो फर्दर। ड्यूरिंग वॉर it is possible to get information about the actions of the enemy through aerial surveillance using satellite। मतलब आपने देखा होगा सर्जिकल स्ट्राइक, पिक्चर भी देखी, फिल्म देखी होगी। इनके लिए जो परफेक्ट इंफॉर्मेशन चाहिए, इवन हीट सेंसिंग कैमरास होते हैं, और वो इस तरीके की इमेजेस दिखाते कि ह्यूमन एनिमल प्रेजेंस, हम गर्म खून के प्राणी है ना, सस्तन प्राणी, तो मैमल्स, तो इनका प्रेजेंस भी ये कैमरा पकड़ सकता है और जगह बता सकता है। तो सपोज हम किसी आतंकवादी ठिकाने को टारगेट करना चाह रहे हैं और हमारी टीम वहां पे जा रही है, तो कौन कहाँ पे है इसका परफेक्ट इंफॉर्मेशन ये सैटेलाइट हमें दे पाते हैं। यही यूज है एनिमी सर्वेलेंस थ्रू enemy actions knowing through aerial surveillance। It is also possible to explore the fossil reserves and minerals in the earth। हम जानते हैं कि ओडिशा झारखंड वाले एरिया में बहुत मिनरल रिच एरिया है, वहां पे तो कुछ ऐसी भी खदानें हैं, माइंस है, जहां पे आपको इंपॉर्टेंट न्यूक्लियर एलिमेंट्स मिलते हैं। वैसे ही केरला का बीच सैंड है, वहां पे थोरियम रिजर्व है। तो इस तरीके से कोलार में गोल्ड माइंस है। तो कोई भी जो अर्थ क्रस्ट को एसेस करके उसकी इंफॉर्मेशन डायरेक्ट एरियल पॉइंट ऑफ व्यू एरियल से ले सकता है, वो काम सैटेलाइट बहुत ही अच्छे से कर पा रहे हैं आज के जमाने में। और इस तरीके से अगर हम इनको एक्सटेंड करना चाहे, then there are unlimited applications of the space missions। Today space technology is an inevitable part of the development of nation। यहाँ मैं थोड़ा रुक के कुछ बोलना चाहूंगा। आज से 50 साल पहले, 60 साल पहले जब इंडिया में भुखमरी थी, लोग लाखों लोग मरते थे, तो कुछ लोग जो सोशल टाइप के थे और सही सोचते कि भाई स्पेस टेक्नोलॉजी में जाना है, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में जाना है, कि जो भूखे मर रहे उनका पेट भरना। तो यहाँ पे आपको समझना होगा कि हर चीज जरूरी होती है, साइंस जरूरी है, टेक्नोलॉजी जरूरी है, एजुकेशन जरूरी है, पेट भरना भी जरूरी है। बट पेट भरने के लिए खुद आम आदमी आगे आके मेहनत से अपना पेट भरे और सरकार के ऊपर से बोझा हटाए, तो शायद ट्रू सेंस में देश को पावरफुल बनने में, लायक बनने में, डेवलप्ड बनने में मदद। अभी अगर काम नहीं करोगे और फ्री में तनख्वाह लोगे, और आपको खुश करने के लिए अगर गवर्नमेंट फ्री में तनख्वाह देगी, तो कहीं ना कहीं उसका लोड काम करने वालों पे आ जाएगा। और जो फ्री में बैठ के खाना खाना चाहते हैं, उनको फ्री में खाना मिलता रहेगा, तो आलस बढ़ेगा। ये कुछ अलग कॉन्टेक्स्ट है, बट जो जनरल नॉलेज बढ़ाते हैं, न्यूज देखते हैं, उनको मैं क्या बोल रहा हूँ समझ रहा हूँ। अभी बात करेंगे आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स की। A natural satellite is an astronomical object orbiting Earth or any other planet, जैसे कि मून is a natural satellite of Earth। Some other planets in solar system have more than one natural satellite। Similarly, man-made objects revolve around the Earth in a sim or any other of planet in a fixed orbit,
similar way like a natural satellite, then it is called artificial satellite. फिगर 10.1 में आपको वो एक स्कीमेटिक लेआउट दिखाया है। अभी हम आगे बढ़ेंगे, ये चीज आप थोड़ा पढ़ेंगे, तब तक मैं चैट बॉक्स देख लेता हूँ कि किसी को कुछ डाउट है क्या। इसके बाद कोई डाउट नहीं है। आपको जब तक छड़ी लागे छम छम विद्या यही, वो टाइप का डायलॉग ही आपको एप्लीकेबल। ओके, तो अभी डाउट्स नहीं आ रहे हैं, डाउट्स पूछिए बट रिलेवेंट पूछिए। ओके, शो ऑफ के लिए मत पूछिए। Now this paragraph, if you have gone through, the first artificial satellite Sputnik was sent to space by Soviet Union in 1957. यहाँ पे आपको एक spherical with some probes दिखाया है, and आप समझ सकते हो कि frictional and other things के point of view, the most aerodynamic shape is like this. Today more than 1,000 satellites are orbiting the Earth. तो यहाँ एक ऑब्जेक्टिव बना कि भाई सोवियत यूनियन ने पहला आर्टिफिशियल सैटेलाइट भेजा, स्पुतनिक उसका नाम था, ईयर 1957 था, शेप स्पेरिकल जैसा था। आज की डेट पे थाउजेंड्स ऑफ सैटेलाइट ऑर्बिट कर रहे हैं, एंड सैटेलाइट वर्क ऑन सोलर एनर्जी, सो द सोलर फोटोवोल्टाइक पैनल्स आर अटैच्ड ऑन बोथ साइड ऑफ द सैटेलाइट लाइक विंग्स. Instruments are installed in satellite to receive and transmit signals from and to the earth. सब जगह कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी यही है, छोड़ा जाता है सिग्नल, रिसीव किया जाता है, उसको इंटरप्रेट किया जाता है बाय मशीन और बाय ह्यूमन, एंड देन फिर से उसको वापस भेजा जाता है और कोई उसको रिसीव करता है। जरूरी चीज यहाँ पे ये है, फोटोवोल्टाइक पैनल्स जो सन की एनर्जी को सैटेलाइट के रिक्वायरमेंट के एनर्जी फॉर्म में इलेक्ट्रिकल नॉर्मली कन्वर्ट करते हैं। आपने अगर जेम्स वेब टेलीस्कोप जिसकी मैंने बात की उसके बारे में हाल ही में पढ़ा होगा, तो उसके पैनल्स जो है वो इतने अच्छे से बनाए हुए हैं, सन की एनर्जी लेने के लिए, वो कुछ अलग काम से बना है, तो वो इस तरीके से बनाए गए हैं कि वो उस तरीके से खुलते हैं और उसको कवर करते हैं ताकि उसके पास कोई ऐसी अतिरिक्त ऊर्जा न पहुंचे जिससे उसका काम बिगड़ जाए। तो पहले ऊर्जा की जरूरत के लिए सोलर पैनल, अभी उसको ऊर्जा से बचाने के लिए कुछ काम हो रहा है। तो आपको ये प्रेजेंट एरा की टेक्नोलॉजी के बारे में थोड़ा पढ़ते रहना चाहिए ताकि आपको समझ में आए कि दिन दुगनी रात चौगनी जब साइंस एंड टेक्नोलॉजी तरक्की करता है तो सोच के आयाम भी बहुत ही ड्रास्टिकली बदलते हैं। एक सवाल था, मैं थोड़ा ज्यादा ही हिंदी बोल रहा, एवरीबॉडी इज कंफर्टेबल? प्रेजेंट कौन है देखो जरा, 14 लोग हैं इधर। एंजल, एंजल, you are comfortable in Hindi? All others seems to be comfortable. हाँ, बाकी सब लोग तो मुझे लग रहा है, सिर्फ एक षण्मुखा शिवा मैत्रेय एंड who's there? Yeah, एंजल, ये दो नाम लगे। बाकी लोग भी बोल सकते हैं इफ यू आर नॉट कंफर्टेबल इन सो मच ऑफ हिंदी। सब लोग कंफर्टेबल है कि नहीं, चैट बॉक्स में लिखो दोस्तों। या मैत्रेय तायडे लिखा भाव्या। ओके ओके, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। So now we are going into the little extra details of the satellite technology. ये आपके लिए जरूरी है क्योंकि आप जो भविष्य में जाके टू टाइप्स, मतलब दो वर्ड्स, सर मुझे बहुत एस्ट्रोनॉमी में इंटरेस्ट है, बहुत एस्ट्रोनॉमी या रॉकेट साइंस में इंटरेस्ट है, उन लोग को समझ में आना चाहिए देयर आर टू मेन jobs or employment. One is going into the commercial wing of this space technology and one is going into the government related strategic and classified technology. तो मतलब एक तो गवर्नमेंट सेक्टर ज्वाइन करना है या प्राइवेट सेक्टर में भी अभी काफी, जैसे आपने सुना ही होगा, ओके, कितने लोग आ रहे हैं जो कॉलोनी बनाने की बात कर रहे हैं, लाखों करोड़ों कमा रहे हैं। नाम हर एक का लेना अच्छा नहीं है, आप इंटरनेट पे ढूंढ लीजिए। तो satellites have various other types of instruments depending on their function. One such satellite is shown in figure 10.1. Signals transmitted from the earth to satellite, from satellite to mobile tower, mobile phones are also shown. मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है। These satellites are sent into the space to perform various functions. Depending on their function, satellites are classified into following categories. अभी ये हम इंडियन कॉन्टेक्स्ट में बोल रहे हैं, ये भूलिए मत, बट कुछ इंडियन टर्म्स एंड कॉन्टेक्स्ट एंड रेफरेंसेस विल बी वर्ल्ड वाइड एप्लीकेबल, बिकॉज जब हम बात करते हैं पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल,
तो कहीं भी जाओ, जिस स्पेसिफिक एप्लीकेशन के लिए पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल का यूज होना है वो होना ही। इंजन बदलेगा, मेक बदलेगा, कंपनी बदलेगी, बट टेक्नोलॉजी या उसका जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, प्रिंसिपल, वो वही है। वैसे ही जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में लड़ने के लिए जो सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल होगा उसको जीएसएलवी बोलेंगे। बट जब इंडियन कॉन्टेक्स्ट में एक स्पेसिफिक एप्लीकेशन की बात करेंगे तो इनसैट स्टैंड फॉर इंडियन नेशनल सैटेलाइट, जीसैट स्टैंड फॉर द जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट, ये एक जनरल टर्म है। RNSS is Indian, R for regional, N for navigation, S for satellite and S for system। जब IRS बात करेंगे तो इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट। अभी आप यहाँ पे समझ सकते हो यहाँ बैठे बैठे, जब हम बात कर रहे हैं रीजनल की, जब हम बात करें स्पेसिफिक एरिया के रिमोट सेंसिंग की, तो एक स्पेसिफिक टेक्नोलॉजी ही यूज होगी जिससे एक स्पेसिफिक एरिया का 24 घंटे निगरानी या ऑब्जर्वेशन किया जा सकता है। जब उसको साथ में घूमना है तो कुछ अलग टेक्नोलॉजी। ये मैं क्या बोल रहा हूँ, ये जब हम आगे पढ़ेंगे देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड। use of ICT, prepare a PowerPoint presentation showing India's contribution in space research and present it in the class। अभी क्लास में होंगे 60 बच्चे। इंडिया के पास इतना काम है क्या कि 60 बच्चे स्पेस रिसर्च में इंडिया का कंट्रीब्यूशन वर्ल्ड वाइड या नेशनल या बेनिफिट टू द मैनकाइंड ह्यूमन जनरेशन क्या हुआ, 100% है। ऐसे कई स्पेस फील्ड है, उसमें हमारे साइंटिस्ट ने इंडिया में या फॉरेन में काम किया। जो भी इंडियन ओरिजिन का या इंडिया का है वो सारा रिसर्च इंडिया का ही कंट्रीब्यूशन है, आज की डेट पे माना जाता है। जैसे सुब्रमण्यम चंद्रशेखर हो या फिर सीवी रमन जी का कुछ सपोर्ट प्लानिंग हो या फिर चंद्रयान 1-2 हो या फिर MIP मून इम्पैक्ट प्रोब जो एक चंद्रयान पे डाला गया था, ये सारी चीजें जो है इनको हमको इंडिया का ही कंट्रीब्यूशन टू द अंडरस्टैंडिंग स्पेस एनवायरनमेंट एंड एरियाज एंड टेक्नोलॉजी है। तो यही यहाँ पे आपको एक पीपीटी प्रेजेंटेशन द्वारा आपके क्लास में बताना है ताकि आपके खुद के फंडे रिवीजन से स्ट्रांग हो जाए। विल गो फर्दर। जो मैंने बात की कि इनसैट क्या है, जियो सिंक्रोनस क्या है, जियो सिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल क्या है, पोलर लॉन्च व्हीकल क्या है, वो सारी चीजें यहाँ पे कैटेगराइज करके आपको दे रहे हैं। वेदर प्रिडिक्शन का जो सैटेलाइट है, जो स्टडी एंड प्रेडिक्शन ऑफ वेदर करता है, वो इनसैट, ओके, इंडियन नेशनल सैटेलाइट एंड जीसैट, एंड लॉन्चर रहेगा जियो सिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल। तो भाई ये जो है जियो सिंक्रोनस, मुझे भी मैं भूल गया, हाँ, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट एंड इंडियन नेशनल सैटेलाइट की ये दो टाइप के सैटेलाइट्स को लॉन्चिंग के लिए जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में डालना है। और वेदर प्रिडिक्शन या कम्युनिकेशन सैटेलाइट, तो यहाँ पे GSLV टेक्नोलॉजी यूज होगी। ब्रॉडकास्ट सैटेलाइट जो है वहां पे भी टीवी टेलीकास्टिंग हो या कम्युनिकेशन सैटेलाइट का टेलीकास्टिंग हो, GSLV टेक्नोलॉजी यूज होगी। बट जब नेविगेशनल की बात करें, फिक्स द लोकेशन ऑफ एनी प्लेस ऑन द अर्थ सरफेस इन टर्म्स ऑफ अ वेरी प्रेसाइज लॉन्जिट्यूड एंड लैटिट्यूड, अक्षांश एंड रेखांश, तो हमें इस्तेमाल करना पड़ेगा पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। इसी तरीके से अर्थ के स्पेसिफिक एरिया के ऑब्जर्वेशन के लिए, भले वो फॉरेस्ट की स्टडी हो, डेजर्ट की, ओशन की, एक्सप्लोरेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज हो, कुछ भी चीज एक स्पेसिफिक लोकेशन को ऑब्जर्व करना है तो हमें PSLV टेक्नोलॉजी से IRS इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट या IRNSS मतलब क्या, इंडियन रीजनल नेविगेशनल सैटेलाइट सिस्टम यूज करना पड़ेगा। आई होप ये सारी चीजें आपको समझ में आने के बाद एक रोज छूट गई मिलिट्री सेटिंग। अभी आप ही सोचिए वो कम्युनिकेशन वाले मोड में जाएगा या नेविगेशनल मोड में जाएगा। तो जो जिस चीज के लिए एप्लीकेशन चाहिए, मिलिट्री इज ऑलवेज और फोर्सेस इज ऑलवेज द फर्स्ट प्रायोरिटी। राष्ट्र सुरक्षा की बात जहां आती है वो सबसे बड़ी प्रायोरिटी हमारे भी दिलो दिमाग में होनी चाहिए, क्योंकि वहां पे हमारा सेल्फ छोड़ के हमें राष्ट्र के लिए सोचना चाहिए। यही यहाँ से सीख सकते। नीचे आते हैं, इंटरनेट इज माय फ्रेंड पे 2 यूट्यूब लिंक दी है, आप देख लीजिए वो क्या है। आपको समझ में आ जाएगा कि आपका नॉलेज बढ़ाने के लिए सरकार आजकल कितना सक्रिय है, सिलेबस में भी, इंटरनेट पे भी। ओके, आगे है ऑर्बिट्स ऑफ द आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। आर्टिफिशियल सैटेलाइट जब लॉन्च किए जाते हैं
तो भाई पृथ्वी से 200 किलोमीटर पे रखना है, 2000 किलोमीटर पे रखना है, 20,000 पे रखना है कि 40,000 पे रखना है कि 2 लाख पे रखना है, ये बहुत जरूरी हो जाता है कि उस पर्टिकुलर सैटेलाइट का क्या एंड यूज है। जैसे आपने एक आईएसएस नाम की चीज सुनी हो, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, फिर उससे बीच उसके फंडामेंटल को यूज करती हुई कई मूवीज देखी होंगी फॉरेन। ओके, इंडियन मूवीज एक स्पेसिफिक फंडामेंटल के ऊपर जाती नहीं, बट फॉरेन मूवीज में आप ये चक्कर बहुत देखोगे तो उसमें आपको समझ में आता होगा कि जो उसका टोटल सिनेमाटोग्राफी होता है और बाकी चीजें काफी इंटरेस्टिंग होती है, क्योंकि एक्चुअल माहौल वो महसूस कराती है। तो हम ऑर्बिट्स के बारे में पढ़ते वक्त ये याद जरूर रखेंगे कि हमें कुछ कैलकुलेशन भी करने पड़ेंगे कि भेजना है कुछ तो कितना जोर से भेजना है, क्योंकि हम जब ग्राउंड के मतलब बाउंड्री से जब टेनिस बॉल फेंकते हैं पिच की तरफ, क्रिकेट पिच की तरफ या स्टंप्स की तरफ, तो वो हवा में गायब तो नहीं होता ना। या किसी ने रोनाल्डो ने किक मार दिया फुटबॉल को तो गायब हो गया, ऐसे तो नहीं होता है ना। इसका कारण है कि जो फोर्स से हम उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को हिट करते हैं, उससे जो वेलोसिटी उस ऑब्जेक्ट को इम्पार्ट होती है वो एक स्पेसिफिक लिमिट के नीचे है, जिसको खींचने का काम ग्रेविटी बहुत अच्छे से करती है। इफ वी कैन इम्पार्ट सम वेलोसिटी विच इज बियॉन्ड some limit, then that particular object which is thrown with that particular velocity will never come back. यहाँ पे वही पढ़ेंगे। All artificial satellites do not revolve in similar orbits around the Earth. The functions of satellite decide the height of satellite's orbit from the Earth's surface. Nature of the orbit may be circular or elliptical. ये आपने कुछ लॉज नहीं पढ़े होंगे तो आगे जाके जरूर पढ़ोगे। मतलब न्यूटन के अलावा भी बहुत सारे लॉज हैं। ओके, तो वो लॉज आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि इलिप्टिकल ऑर्बिट, सर्कुलर ऑर्बिट क्या है, एंड वेदर द ऑर्बिट शैल बी पैरेलल टू इक्वेटर और मेकिंग सम एंगल विथ इट। To put the satellite in its proper orbit at a specific height above the Earth's surface, the satellite is taken to that height using satellite launcher. Then the satellite is given specific velocity as known as critical velocity VC in tangential direction to orbit. 10.3 यहाँ अपने सामने फिगर है। The satellite then starts revolving around the Earth. The formula for the velocity VC can be derived as below. If the satellite of mass m is revolving around the Earth in orbit height h and speed VC, then as seen in the chapter on gravitation, a centripetal force is mv square by r. यहाँ पे v को रिप्लेस करेंगे vc, that is critical velocity, which सेंट्रीपिटल फोर्स और ग्रेविटेशनल का जो बैलेंस है उसकी वैल्यू यहाँ हमने लिख दी। Here r is the orbital radius of the satellite from the center of Earth. ये ऑर्बिटल रेडियस को आप समझो। यहाँ पे मैं माउस से आपको दिखा रहा हूँ, कैपिटल आर जो है वो ये यहाँ तक, मतलब सॉलिड स्टेट अर्थ की रेडियस। एच जो है वो अर्थ के सरफेस के ऊपर जो सैटेलाइट की हाइट है वो है। आर क्या है? कैपिटल आर प्लस स्मॉल एच इज स्मॉल आर, विच इज द टोटल डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ सेंटर। ऑब्वियसली सरफेस के ऊपर का डिस्टेंस प्लस अर्थ की रेडियस को जोड़ेंगे तो ये टोटल डिस्टेंस सैटेलाइट की ऑर्बिट की रेडियस की वैल्यू के मद्देनजर आपको मिल जाए। इज इट क्लियर? जो लोग घर पे पढ़ के आते हैं चैप्टर और बाद में टीचर को सुनते हैं और फिर से टीचर का पढ़ाने के होने के बाद फिर से एक बार वीडियो देखते हैं और फिर से पढ़ते हैं, उनको सब समझ में आएगा। इसी चीज का फायदा आपको लेना चाहिए, इसलिए हमने ये ऑलमोस्ट फ्री टाइप के क्लासेस आपके लिए शुरू किए हैं। आप शायद गलत फहमी में है कि चलो यार फ्री में मिल रहा है तो ये इम्पोर्टेंट नहीं, जबकि आपको समझ में आना चाहिए। बाहर लोग लाखों रुपया लेते हैं और हम 1000 भी नहीं लेते, और आपको इतना कुछ डबल डबल ट्रिपल पढ़ा के उसका रिकॉर्डिंग भी आपको देते हैं, एंड नोबडी इज इंटरेस्टेड इन रिवाइजिंग दैट। अनगिनत इररिलेवेंट सवाल पूछने के लिए सब रेडी। यहाँ पे बहुत सारी चीजें दिखाई। जो करीब घूमता है वो लोअर अर्थ ऑर्बिट, जो थोड़ा दूर है बट बहुत ज्यादा दूर से कम दूर है वो मीडियम अर्थ ऑर्बिट, और जो बहुत ज्यादा है वो हाई अर्थ ऑर्बिट में। तो ये तीन टर्मिनोलॉजीज को वैल्यूज में डालेंगे कि कितना किलोमीटर मतलब लियो, कितना किलोमीटर मतलब नियो, और कितना किलोमीटर मतलब हियो।
अभी ये मैंने प्रोनाउंस किया, आप ऐसा प्रोनाउंस मत करो, स्कूल में टीचर शायद पकड़ के मारे। ओके, तो यहाँ आपके सामने मैं दिखा रहा हूं सेंट्रीपिटल फोर्स का कैलकुलेशन कैसे किया। तो centripetal force will be equivalent to the gravitational influence given by the Newton's law. So gravitational influence G is equal to m1 m2 by r square and centripetal mv square by r. तो दोनों को जब इक्वेट किया तो आपको मालूम है यहाँ की हर चीज, फिर भी आपके लिए दोहरा देता हूँ। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट एम के यूनिट में रहता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। वैल्यू है 6.67 into 10⁻⁻11। Mass of the earth, 6 into 10⁻24 kgs. Radius 6.4 into 10⁻6, मतलब 6,400 kilometers. H we have already designated as the height of the satellite above Earth's surface. R plus H is the radius of the orbit of the satellite from the center of the. डाल दो तो आपको छोटा m गायब, R plus H एक इस तरफ एक उस तरफ से गायब, बचा क्या, VC स्क्वायर इज इक्वल टू कैपिटल G इंटू अर्थ का m डिवाइडेड बाय R प्लस H। तो स्क्वायर रूट में जब GM बाय R प्लस H गया तो वो क्रिटिकल वेलोसिटी हो गई। जब भी किसी भी प्रॉब्लम में आपको किसी भी प्लेनेट के ऊपर क्रिटिकल वेलोसिटी निकालने बोलेंगे तो नींद में भी बोलेंगे तो फार्मूला याद होना चाहिए। एक ग्रेविटेशनल कांस्टेंट 6.67 into 10⁻11 MKS यूनिट, m अर्थ का जो 6 into 10⁻24 बाय हार्ट होना चाहिए, R प्लस H आपको दिया हुआ होगा। अगर हम अर्थ की बात कर रहे हैं तो मालूम होना चाहिए क्योंकि छोटा h दिया होगा या क्रिटिकल वेलोसिटी दिया होगा, कोई निकालने को। बाकी प्लैनेट की बात करें तो ये सारी वैल्यूज आपको देनी पड़ेगी। ओके, so if this number one formula is remembered, you will get 2 marks problem easily solved. It can be seen that a critical velocity does not depend on the mass of the satellite. तो कितना भी बड़ा भेज सकते हैं, पूरे पृथ्वी को वहां खड़ा कर सकते हैं नहीं, क्योंकि भेजने में ऊर्जा लगती है। As the height of the satellite's orbit from the Earth's surface increases, the critical velocity decreases. 100% ऑब्जेक्टिव MCQ टाइप का क्वेश्चन कि जैसे ही हाइट बढ़ेगी क्रिटिकल वेलोसिटी डिक्रीज होगी। Depending on the height of the satellite's orbit above the Earth's surface, satellite's orbits are classified as B. यहाँ पे वो HEO, LEO, MEO का कॉन्सेप्ट शुरू हो गया। अभी हमने ऑलमोस्ट 36 मिनट बात की, किसी को कुछ डाउट है तो देखिए। मैत्रेया बोल रहे हैं when should we show the PPT sir? मैत्रेया, सन्मुखा, whatever your name may be, हमको ये PPT आपको ये बनाना है, बट अपने यहाँ तो उस तरीके से इंटरेक्टिव सेशन होना थोड़ा मुश्किल है, तो यू हैव टू शो इट टू योर स्कूल। आप नाउ यू विल से सर स्कूल में कहा होता है, नो, आई विल टेल यू सर्टन वेरी इंटरेस्टिंग। सी आई ऑलवेज टेक दिस कोचिंग क्लासेस, वेदर हमारा हो या कोई हाई फाई हो या कोई पैसे वाला, इट इज सेकेंडरी। फर्स्ट एंड प्राइमरी रिक्वायरमेंट ऑफ एजुकेशन इज सेटिस्फाइड इन स्कूल एंड कॉलेजेस, जो मस्ट है। तो आपकी ये सारी एक्टिविटी को अगर कोई इंटरेस्ट नहीं ले रहा है तो आपको इंटरेस्ट है। आप एक काम जरूर कर सकते हो कि पीपीटी मुझे व्हाट्सएप से भेज दीजिए और मैं उसको चेक कर लूंगा, एंड देन यू कैन डिस्कस विद योर फ्रेंड्स एज अ योर ओरल एग्जामिनेशन। आप चाहते हो कि हमारे क्लास में कभी प्रेजेंट करो तो कुछ ये ऐसा स्लॉटिंग हो सकता है क्या, मैं देखने की कोशिश करूंगा, बट इट्स बिट डिफिकल्ट। ओके, तो अभी आप पे निर्भर है कि आप बनाएंगे कि नहीं, बट आपको बनाना चाहिए अगर आपके दिमाग में आया है तो, और आपको आपके स्कूल में आपके दोस्तों के सामने तो प्रेजेंट करना चाहिए। नथिंग एल्स, नथिंग। Will you give me some seconds to have water? Just another 30 seconds you can go through this high Earth orbit. Sorry. Okay, sorry. Let's get into the HEO. Okay,
ये सब फिगर्स आप सबको याद रखना है. दैट इज हाइट फ्रॉम द अर्थ सरफेस इज ग्रेटर देन 35780, 35,780 किलोमीटर के ऊपर जब आपका आर्टिफिशियल सैटेलाइट डाला जाता है तो उसको हाई अर्थ ऑर्बिट बोलेंगे. इससे नीचे और एक स्पेसिफिक, मैं पहले ही इसको कर ही देता हूँ ताकि आपको समझ में आए. 2000 किलोमीटर से 35,780 तक हम बोलेंगे मीडियम अर्थ ऑर्बिट. और 180 किलोमीटर के नीचे नॉर्मली कुछ नहीं होता, बट 180 से 2000 तक लोअर अर्थ ऑर्बिट हम उसको बोलेंगे. सब दिमाग में फिट कर लो, जरा नजर घुमा लो फिर से एक बार. नाउ लेट्स स्टार्ट. If the height of satellites orbit above Earth's surface is greater than or equal to, ये थोड़ा गड़बड़ है, इधर ग्रेटर देन और इक्वल टू लिखा है, उधर सिर्फ ग्रेटर देन साइन दिया है, और नीचे मीडियम अर्थ ऑर्बिट में भी 2000 से लेके 35,780 लिखा है. अभी सपोज 35,780 कोई पूछे तो आपको बड़ी तकलीफ होने वाली है. तो एक बार स्कूल में चेक करवा लो कि क्या करना है एग्जैक्टली. 35,780 को कहाँ डालना. The orbit is called high Earth orbit, as we will see in the next solved example. जो सैटेलाइट का एक एग्जांपल आगे है. Satellite revolving at 35,780 kilometers above Earth's surface will take around 24 hours to complete one revolution. ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज. एक चीज 35,780 किलोमीटर के ऊपर डाल दी, एक स्पेसिफिक वेलोसिटी इंपॉर्ट होगी, इट विल टेक 24 आवर्स. इसका मतलब वो अर्थ के उस स्पेसिफिक हिस्से के साथ ही घूमता रहे. ऐसा आप पकड़ लीजिए कि अर्थ के ऊपर एक पोल खड़ा करके वो सैटेलाइट को जोड़ दिया, अर्थ ने उस जगह ने 24 घंटे में अपनी परिक्रमा पूरी कर ली, ये सैटेलाइट ने भी पूरी कर ली. मतलब वो वही खड़ा था, मतलब वो उस लोकेशन को ऑब्जर्व कर रहा था. और इससे क्या होने वाला है, ये हमने इसके पहले वाले चार्ट में देखा कि जियो सिंक्रोनस का क्या फायदा है और पोलार से जो भेजे जाते हैं उनका क्या फायदा. तो यहाँ पे आप ये दिमाग में डाल दो कि ये जो हाई अर्थ ऑर्बिट वाले आर्टिफिशियल सैटेलाइट है उनका एंड यूज क्या है. If the satellite is revolving in an orbit parallel to the equator, the time of revolution for the Earth around itself and that for the satellite to revolve around the Earth being the same, satellite will appear to be stationary with respect to the Earth. For the passenger, ये तो आप समझ सकते हो कि दो गाड़ियां चल रही है, दोनों सेम स्पीड में चल रही है, तो सब कुछ पीछे जाते हुए रेफरेंस फ्रेम में दिखेगा, बट दो गाड़ी एक दूसरे को स्टेडी स्टेट में दिखेगी. तो ये मैं इसको ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करता हूँ. This is what happens here also. The satellites are therefore called geosynchronous. जियो अर्थ के सिंक्रोनस मतलब स्पीड के या पीरियड के सिंक्रोनस सिमिलर मोड में चल रहा है ये सैटेलाइट. These satellites are stationary with reference to the Earth specific area and they can observe specific portion of the Earth continuously and therefore they are used in an application like meteorology मतलब weather prediction for carrying out signals for the telephones, television, radio, etc. आप समझे जो मैं बोल रहा था, जो मैं सिर्फ पढ़ के समझ पाता हूँ, थोड़ा बड़ा है, तो आपको भी अगर उसी रेफरेंस में आप इस चीजों को लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि चीजें कितनी आसान हो जाती है. When you talk about the medium orbit, 2000 से 35,780, the orbits are called medium earth orbit. The geostationary satellites orbit above the equator. These are therefore not useful in the study of polar regions. For this purpose, the elliptical medium earth orbit passing over the polar region are used. These orbits are called polar orbits, and these orbits the satellites complete one revolution in 2 hours to 24 hours. अभी 24 घंटे का सिंक्रोनस सिमिलर पीरियड हमने कैंसिल कर दिया. 2 से लेके 24 घंटे के बीच में चक्कर मारता है, उस एरिया को एक बार स्कैन करने के बाद आगे बढ़ता है, फिर स्कैन करने आता है. The sum of these satellites revolve in a circular orbits at a height of approximately 20,200 kilometers above Earth's surface. जीपीएस सिस्टम के लिए ये काम. तो आप फिर से एक बार आपको सिर्फ समझ में आए कि मैं क्या बोल रहा हूँ, आप देखो यहाँ नेविगेशनल सैटेलाइट पीएसएलवी पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल यूज करता है. ओके, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट पीएसएलवी
जबकि एक जगह पे रुक के सिग्नल ट्रांसमिशन एंड रिसीप्शन का काम जो कम्युनिकेशन, ब्रॉडकास्ट और वेदर सिस्टम करती है, उसके लिए ऑलमोस्ट 24 घंटे के पीरियड वाली सैटेलाइट प्रणाली इस्तेमाल होती है। आई होप यू विल रिमेम्बर दिस। आते हैं लो अर्थ ऑर्बिट में, जो ऑब्वियसली 2000 के नीचे 180 तक एमसीक्यू वाला क्वेश्चन है। Sorry, the satellite used for scientific experiments and atmospheric studies revolve in a lower Earth orbit. Depending on the height of their orbit, they complete one revolution in 90 minutes. International Space Station and Hubble telescope revolve in a lower Earth orbit. आप कभी देखे होंगे तो लिटरली आईएसएस जब ऑब्जर्व मतलब दिखता है तो आपको वो जब शाम को ये सैटेलाइट्स दिखते हैं, आर्टिफिशियल सैटेलाइट सनलाइट रिफ्लेक्ट करते हैं सोलर पैनल से, तो आप देखोगे कि आईएसएस आप एक दो बार देख पाते हो, बिकॉज उसका रोटेशनल पीरियड ही इतना कम, यहाँ 90 मिनट की बात की गई है, तो इससे भी कम पीरियड में ये रिवॉल्व करते हैं। तो यहाँ आपको फाइनली आइडिया मिल गया कि आईएसएस की बात करें या एचएसटी हबल स्पेस टेलीस्कोप, जिसके बारे में सोहम पूछ रहा था, जो एक तकरीबन 2 मीटर डायमीटर का ऑप्टिकल टेलीस्कोप है, जो आसमान में 1990 में डाला गया। हबल, एडविन हबल जी के नाम पे उसका नामकरण हुआ, बिकॉज ही गेव वेरी इंपॉर्टेंट फंडामेंटल ऑफ एक्सपांशन ऑफ दिस यूनिवर्स। तो उस महान व्यक्ति ने जो काम किया उनके नाम से डाला गया। बट मिरर इतना बड़ा है कि जो भी बहुत ब्यूटीफुल तस्वीरें हम देखते हैं वो पृथ्वी से नहीं, आसमान से हबल स्पेस टेलीस्कोप से ले पाते हैं, क्योंकि वहां पे एटमॉस्फेयर का इंटरफेरेंस नहीं है, जो ऑप्टिकल इमेजिंग में बहुत जरूरी है। सो लेट्स गो फर्दर। यहाँ a group of students from COEP College of Engineering Pune made a small satellite and sent it to the space to the ISRO in 2016. The name of the satellite is Swayam. Its weight is around 1 kg. It is orbiting the Earth at a height of 515 kilometers. Main objective of the satellite was to provide point-to-point messaging service using the spatial मैसेजिंग कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के बहुत सारे तरीके। आपने आप ये एफएम रेनबो वगैरह सुनते हो ना, एफएम फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, एएम एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, इस तरीके से कम्युनिकेशन के बहुत सारे तरीके आता है। सब कुछ फंडामेंटल साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री से। यहाँ पे ऐसे ही कोई इनोवेटिव नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके इंजीनियरिंग के बच्चों ने इसरो की मदद से अपने लिए एक स्पेस अलॉट करवाया, जिससे उनका ये यूनिट ऊपर गया और उसने एक यूनिट वहां पे आर्टिफिशियल सैटेलाइट की तरह रखा, जो इस तरीके से कम्युनिकेशन, पॉइंट टू पॉइंट मैसेजिंग का काम करता है। इस तरीके से हर बच्चा हिंदुस्तान का, जो तकरीबन 17-18% आबादी है दुनिया की, काम करने लगे, इनोवेटिव और मेहनती बने, तो देश को टेक्नोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू दुनिया के आगे निकल के पूरे दुनिया को टेक्नोलॉजी सप्लाई करने में कोई दिक्कत नहीं हो। ओके, इसके लिए आप सबको बहुत पढ़ना पड़ेगा। सो लेट्स गो फर्दर। ये तो प्रॉब्लम है, मैं सॉल्व नहीं करूंगा, समझाऊंगा सिर्फ। वैल्यूज दिए हुए हैं कि ऑर्बिट दी है भाई 35,780, तो मतलब आपको मिल गया आर प्लस एच, कैपिटल आर प्लस स्मॉल एच। जी की वैल्यू दी, कैपिटल एम की वैल्यू दी। ओके, तो सॉरी आर प्लस एच मैं गलत बोला, स्मॉल एच दिया क्योंकि वो सरफेस के ऊपर वाला डिस्टेंस दिया है। तो 6400 जो रेडियस है वो किलोमीटर में जोड़नी पड़ेगी, और फिर इन सबको मीटर में लाना पड़ेगा, क्योंकि हम एमटीएस सिस्टम फॉलो कर रहे हैं। तो आपके सामने जो चित्र है वहां पे घुमा रहा हूँ, ये सारी वैल्यूज मिली। इनमें से आर प्लस एच को बनाया हमने हम 42180 इंटू 10⁻³ मीटर्स। फिर वैल्यूज सब्सटीट्यूट करने के बाद कैलकुलेशन के लिए मेरी जरूरत नहीं है, बट मैं कुछ आसान तरीके से आपको समझा सकता हूँ। 6.67 इज अप्रोक्सीमेटली 7 एंड इन दिस 6, तो 6 7 42, यहाँ भी 42 दिख रहे हैं, तो भाई ये सब गए और 1 हो गया, और यहाँ पे जो 3 जीरो बचे वो ये 3 के साथ जुड़ के 6 जीरो हो गए, वो ऊपर के 24 में से गए तो 18 जीरो का इधर रह गया, 18 में से 11 गए तो हो गए भाई 7 जीरो। तो मतलब 10 इंटू यहाँ पे 6 जीरो आ गए, रूट के बाहर 6 जीरो में से 3 जीरो आएंगे, और 10 का रूट अप्रोक्सीमेटली आपको आएगा 3 के आसपास। तो 3.08 इंटू 10⁻³ मीटर पर सेकंड जवाब आया। किलोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 3 जीरो उड़ गए, तो 3.08 किलोमीटर पर सेकंड आया।
ये हमारी वैल्यू आई, वेलोसिटी, क्रिटिकल वेलोसिटी टू बी इम्पार्टेड in a tangential form for the satellite to keep orbiting without falling on earth or without going away from earth gravitation. जब ये वैल्यू हमको यहाँ मिली सैटेलाइट की, तो इमीडिएटली दूसरा प्रॉब्लम उन्होंने डाल दिया, पूछा हाउ मच टाइम दिस सैटेलाइट विल टेक टू फाइंड द कंप्लीट वन रिवोल्यूशन अराउंड अर्थ, मतलब पीरियड निकालना. Period is what? Time is equal to nothing but distance upon velocity, और velocity is equal to distance upon time. तो वही उन्होंने किया. हाइट अबव अर्थ सरफेस 35,780 है, तो वेलोसिटी 3.08 है. तो 3.08 नाम की चीज वेलोसिटी मालूम है, टाइम पीरियड निकालना है, डिस्टेंस कितना कवर कर रहा है, सरकमफरेंस ऑफ द अर्थ. सरकमफरेंस ऑफ द अर्थ कितना है, या सरकमफरेंस ऑफ द ऑर्बिट जो सर्कुलर है, तो उसके लिए रेडियस चाहिए, क्योंकि 2 पाई आर, ये जो यहाँ लिखा है, माउस को देखिए आप, ये बेसिकली सरकमफरेंस है, और 2 पाई आर में आर वो है जो अर्थ की रेडियस प्लस अर्थ के सरफेस के ऊपर सैटेलाइट का डिस्टेंस. तो 6400 और 35,780 को जोड़ा, 2 पाई से मल्टीप्लाई किया, वेलोसिटी से डिवाइड किया, और सब कुछ किलोमीटर में है, तो वेलोसिटी भी किलोमीटर पर सेकंड में रखने के बाद ये कैलकुलेशन का जवाब आया लगभग 86,003 सेकेंड. ये जवाब है जो मुझे रट है, मुझे, क्योंकि मैं करता रहता हूँ ये सब काम, तकरीबन 24 घंटे का. मतलब यहाँ पे प्रेसाइजली उन्होंने 23 घंटा 89 आवर्स निकाला. इस कैलकुलेशन में किसी को आपत्ति है तो प्लीज चैट बॉक्स में लिखो, तो हम उसको कर सकते हैं. और स्पेसिफिकली 23 घंटे और 54 मिनट्स 54 मिनट्स का ये टोटल टाइम पीरियड उस सैटेलाइट का आया, जो हमने पढ़ा कि जब भी हाई अर्थ ऑर्बिट में सैटेलाइट होता है, उसका काम ग्लोबल उस एक जगह पे रहना होता है, पीरियड अर्थ इतना होना चाहिए, तो लगभग ये उसी पीरियड में चल रहा है. वेलोसिटी करेक्शंस उस हिसाब से थोड़े बहुत किए जाते होंगे, और उस हिसाब से वो अपनी जगह बरकरार रखता होगा. ओके, तो ये चीज आपका देखने के बाद 7:50 हो चुके हैं, कुछ बच्चों का फिर से एक क्लास है, तो यहाँ पे आपके कुछ डाउट्स भी नहीं है. तो यहाँ पे हम रुक गए, जो पोर्शन था आज के 10th का पार्शियल. नेक्स्ट टाइम हम बचा हुआ पोर्शन खत्म करेंगे, फिर कुछ कॉन्स्टिलेशन करेंगे. तो मुझे मालूम है कि कुछ एस्ट्रोनॉमी के क्लास के बच्चे हैं, उनको ये थोड़ा बोरिंग लगा होगा, बट मुझे मालूम है कि आप सारी चीजें याद नहीं रखते हो, तो ये मैंने इसके पहले किया था, तो इसको रिवीजन की तरह लीजिए कि ये कैलकुलेशन भी एस्ट्रोनॉमी का हिस्सा है. सिर्फ ऑब्जर्वेशन, स्टार्स, प्लैनेट्स, मीटियोर शावर, ये या टेलीस्कोपिक ऑब्जर्वेशन, यही उसका हिस्सा नहीं. तो जो यहाँ पे उस कॉन्टेक्स्ट में थे, जैसे एंजल थी, अविरत थे, भव्या थी, बांकर, और बाकी लोग में से पूर्वा, देन श्लोक, ये बच्चे जो एस्ट्रोनॉमी क्लास के हैं, उनको ये इस पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट है कि आपकी इसके ऊपर फिर से एक रिपीट एग्जाम हो, जो हम लेंगे अगले क्लास के एंड में. तो ये पूरे चैप्टर के ऊपर एमसीक्यू होगा, 30-40 एमसीक्यू, जो आपको तकरीबन एक 10 मिनट में करने हैं. तो इसको जो पढ़ाया, इस वीडियो को बार बार देखेंगे आप. ओके, ये रिकॉर्ड हो गया है, और अभी मैं यहाँ पे आपकी परमिशन से रुकना चाहूंगा. अगर आपके कुछ भी डाउट्स नहीं, जस्ट पुट इन, अगर आपके कुछ डाउट्स है तो, नहीं तो वी विल स्टॉप हियर एंड वी विल टेक नेक्स्ट क्लास इमीडिएटली, कभी तो संडे सैटरडे के पहले, और इस चैप्टर को खत्म करने. ओके sir, I have a problem. Tomorrow is my preliminary exam of maths 2. It has 7 lessons. We have only completed 3 of them. No doubt. Sorry. What is this? Just hold on. मैं मैडम से बात कर ली. मैत्रेय पूछ रहा है कि मैथ्स के प्रीलिम्स है उसकी, मैथ्स 2 की, और it has got 7 lessons. We have completed only 3 of them. ऐसे कैसे? आप इस चीज को एक बार क्रॉस चेक कर लो कि 3 ही लेसन हो गए 7 में से, ये इम्पॉसिबल लग रहा है, बट आपकी डाउट को मैं इंपॉर्टेंस देता हूँ. तो ऑथेंटिफिकेशन आप टीचर से चेक करके मैं आपको मैडम खुद मैसेज कर दूँ. आई डोंट थिंक इट इज लाइक दैट. ओके, क्योंकि मेरे ख्याल से
से आप, ये थोड़ा मुश्किल है, आप मेरे ख्याल से प्लेलिस्ट भी देखते नहीं होंगे, तो एक बार यूट्यूब की प्लेलिस्ट देखे खुद के डाउट क्लियर करवाइए। आई पर्सनली फील इट इज इम्पॉसिबल, बट देन इट्स ओके। आपका डाउट आपने पूछा है तो उसको सॉल्व करने के लिए आपको जवाब मैडम भेज। ओके, थैंक यू सो मच। नाउ विल स्टॉप हियर। Maitreyi, your doubt will be answered by WhatsApp message. Okay, thank you. Dheeraj Chaudhary has answered you. All lessons are done. Okay. तो धीरज ने जवाब दे दिया। मैत्रेयी ये क्या है? अभी माइक ऑन कर। व्हाट इज दिस? यू कैन टॉक टू मी। मैत्रेयी ओके थैंक। मैत्रेयी दिस इज नॉट करेक्ट। आप 10वीं के बच्चे हो, आपको खुद को सिंसियरली पढ़ना है। ये साल इसलिए इंपॉर्टेंट नहीं होता है कि बोर्ड एग्जाम वगैरह है। दिस 10th इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इट बिल्ड्स योर फाउंडेशन। तो आपको ये थोड़ा समझ में आना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। आप इनसिंसियर बन के यू कैन नॉट रियली विल बी एबल टू डू गुड। ऑल द बेस्ट, बाय।